हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज नोबडी सेड इट्स गोइंग टू बी इजी, सो डोंट गिव अप व्हेन इट गेट्स हार्ड। यानी कि आपसे किसी ने भी कभी कहा नहीं था कि ये एग्जाम्स जो है बहुत आसान होने वाले हैं, बाएं हाथ का खेल होने वाले हैं, राइट। तो अब जब परेशानियां आ रही हैं, अब जब ये एग्जाम आपको डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ हो रहा है आपके लिए, तो क्विट क्यों करना? क्योंकि आपको क्या आप ये सोच कर आए थे कि बहुत इजी है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं कर लूंगा? आपको पहले से ही पता था ना। तो अब जब आपको ये चीज पॉसिबिलिटी पहले से पता थी, तो क्विट करने की कहाँ बात आ रही है, राइट। तो क्विट मत करो, बिकॉज व्हेन द थिंग्स गेट व्हेन द टाइम गेट्स टफ, द टफर गेट्स गोइंग। ठीक है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफर गेट्स गोइंग, यानी कि जब जितनी जितनी परेशानियां आती जाएंगी, जितनी जितनी आगे जो चीजें हैं वो टफ होती जाएंगी, उतना ही जो टफ व्यक्ति है वो आगे निखर कर सामने आएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब ये कह रहे हैं, द सुप्रीम कोर्ट्स एक्सहॉर्टेशन ऑफ द टू द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, Supreme Court's exhortation to Enforcement Directorate not to create uh, an atmosphere of fear indicates how much the agency needs to temper its zeal in investigating allegations against political opponents of the current regime। बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फटकार है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, कि ईडी जिसको बोल रहे हैं, ईडी ने छापा मारा, ईडी ने रेड करी, ठीक है, उसको बोलते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ईडी को जो भी उनकी फटकार है, जो भी उनकी वार्निंग है, वो उससे वो क्यों दी है? नॉट टू क्रिएट एन एटमोस्फेयर ऑफ फियर, कि आप डर का माहौल ना बनाए, जिससे कि ये इंडिकेट हो, जिससे कि ये इंडिकेट होता है कि हाउ मच द एजेंसी, जो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसको कितनी ज्यादा जरूरत है अपने टेम्पर को, जो उनकी जील है, ठीक है, जो भी इच्छा शक्ति है, मतलब कुछ करने की इच्छा है, उत्साह है, उत्सुकता है, उसको टेम्पर करना है, यानी कि उसको कम करना है इन इन्वेस्टिगेटिंग एलिगेशंस अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। जब भी किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के बारे में, यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी के ओपोनेंट्स जो हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर आपको उनके ऊपर कोई जांच पड़ताल करनी है, कोई आरोप लगे हैं उनका आपने जांच पड़ताल करनी है, तो आपको बड़े एंथुजियाज्म के साथ में, बड़े हाँ जल्दबाजी में, बड़ी उत्साह के साथ में नहीं करना है, थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि आपको पता है फिर वो ऑपोजिशन वाले जो है वो आरोप लगा सकते हैं कि भाई ये तो सरकार अपना पर्पस फुलफिल कर रही है, हमारे अगेंस्ट बदला ले रही है सरकार, तो ईडी को अपने हिसाब से यूज कर रही है, जो कि आपको पता है आज की डेट में हो भी रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे किसी भी दूसरी पार्टी की बात हो, हर एक का यही आरोप है कि बीजेपी जो है वो ईडी को अपने मन माफिक यूज कर रही है हमारे अगेंस्ट। ठीक है, तो इस तरीके के इल्जाम लगाए जा सकते हैं। तो अगर आपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, जो कि करंट सरकार के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, अगर आपने उनके अगेंस्ट में छानबीन करनी है, तो आपको अपनी जील जो है, यानी कि अपना उत्साह जो है, उसको थोड़ा शांत करना पड़ेगा। ठीक है, उत्सुकता को शांत करना पड़ेगा। रिस्पॉन्डिंग टू कंप्लेन्ट्स दैट ईडी इज हरासिंग एम्प्लॉयज ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट इन छत्तीसगढ़। और ये किस बारे में था? कि सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट्स दायर की गई होंगी कि ईडी जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों को हैरास कर रही है, यानी कि उनको प्रताड़ित कर रही है। ठीक है, इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द मनी लॉन्ड्रिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एन एलिज्ड लिकर स्कैम। और किस नाम पे कर रही है? ये कर रही है कि एक कोई लिकर स्कैम होगा, लिकर मतलब शराब का स्कैंडल हुआ है, ठीक है, उसमें वो कथित तौर पे हुआ है, मतलब अभी उसकी भी जानकारी नहीं कि हुआ है या नहीं हुआ है। एलिज्ड मतलब कहा जा रहा है कि एक लिकर स्कैम हुआ, ठीक है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई, ठीक है, ये उनका कहना है। और इसी को जांच पड़ताल छानबीन करने के लिए वो लोग क्या है, एक्साइज डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए नाम लगा दिया गया कि आप क्या कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, a bench has made the pertinent point कि जो ये सरकार, जो ये पीठ थी, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने एक बड़ा ही suitable point लिखा, बताया that even a bona fide cause would seem suspect if a law enforcement agency conducted itself in a way that created fear।
बोल रहे हैं कि अगर बोनाफाइड मतलब कोई जेन्युइन, बोल रहे हैं अगर कोई जेन्युइन केस भी होगा तो उसको भी लोग शक की नजर से देखेंगे। अगर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, ईडी जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, अगर इस तरीके की कोई रेप्यूटेड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी डर का माहौल पैदा करके काम करेगी तो ठीक है, अगर उन्होंने डर का माहौल पैदा कर लिया तो दैट मीन्स उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े होंगे। फिर तो यही लगेगा कि भाई ये तो असल तो कोई केस है ही नहीं, जबकि हो सकता है कई बार आप असल केस को ही कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि अभी तक के जो भी केसेस हैं वो असल ही हैं, बट आप इस तरीके से कार्यवाही कर रहे हैं तो वो लोगों को सवाल खड़े करने का मौका मिल जा रहा है कि आपने इसको बायस तरीके से, या फिर आपको आप पॉलिटिकल प्रेशर में आके पॉलिटिकल अपना एक ओपिनियन रख के इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन इन बोथ a caution against transgressing the limits of a lawful investigation and a warning against letting perception gain ground that agency would go to any lengths to implicate someone। बोल रहे हैं कि ये जो अब इनके ऊपर क्या लगाएंगे, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं लोगों की या सुप्रीम कोर्ट की ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये एक तरीके से क्या है, ये जो टिप्पणियां हैं ये क्या है, एक तरह से चेतावनी भी है कि आप जो है उल्लंघन ना करें किसी भी तरीके का द लिमिट्स ऑफ लॉफुल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपको कोई भी उल्लंघन नहीं करना है, ट्रांसग्रेसिंग मतलब उल्लंघन नहीं करना है, और आपको अपना जो लॉफुल है इन्वेस्टिगेशन का, लॉ बाय लॉ जो तरीका है कि आपको ये स्टेप्स उठाने हैं, आपको पहले अरेस्ट वारंट लेना है, अगर किसी को अरेस्ट करना है तो आपको पहले सर्च वारंट लेना है, अगर आपको छानबीन करनी है तो ठीक है, और कौन कौन व्यक्ति होने चाहिए, किस किस पद के अधिकारी होने चाहिए, कितने किस पद के अधिकारी होने चाहिए, ठीक है, कितने लोग जाने चाहिए, ये सब चीजों का लॉ बना हुआ है। तो आपको अगर आप बाय लॉ सारी चीजें करेंगे, लॉ को सरपास नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर आपने लॉ को उसकी लिमिट्स को तोड़ा तो फिर वो आपके लिए अगेंस्ट में काम हो सकता है। और ये एक वार्निंग भी है अगेंस्ट लेटिंग अ परसेप्शन गेन, कि आपको एक धारणा जो है उस वो नहीं बनने देनी है, जो अपोजिट है या जो कल्प्रिट है उनको एक धारणा नहीं बनाने देनी है दैट एजेंसी की एजेंसी जो है, ये जो ईडी है, ये किसी भी हद तक जा सकती है किसी को फंसाने के लिए, ये धारणा नहीं बनने देनी। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको चेतावनी भी दी और उनको वार्निंग भी दी। चेतावनी दी कि आप लॉज की लिमिट्स के बाहर जाके काम नहीं करेंगे, और वार्निंग इस चीज की दी कि आपका काम है ये कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि लोग ये धारणा आपके बारे में ना फैलाएं कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं किसी को फ्रेम करने में। ठीक है, given that several leaders and ministers from states ruled by parties other than BJP have been summoned by ED। बोल रहे हैं ये देखा गया कि अभी जो देख रहे हैं हम वो देखते हुए कि जो स्टेट्स जहां पे बीजेपी रूलिंग पार्टी नहीं है, या फिर वो स्टेट्स जहां पे बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तो उसमें जो भी ओपोनेंट्स हैं, ठीक है, दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, जैसे अगर सपोज करो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, तो कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी के मतलब अब क्या हो रहा है कि वहां के कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, कोई भी मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको ईडी द्वारा समन कर दिया जा रहा है, ठीक है, या फिर उनको अरेस्ट कर दिया जा रहा है, या फिर उनको इम्प्रिजन कर दिया जा रहा है, यानी कि जेल में डाल दिया जा रहा है। Not many will be surprised at the charges leveled on behalf of the Chhattisgarh government that the agency is running amok and that its officers were threatening state officers। बोल रहे हैं कि ये तो वो कर रहे हैं, ईडी कर रहा है, ठीक है, अब समझ में ईडी नॉट मैनी विल, तो ज्यादातर लोगों को इस बात की हैरानी, मतलब कोई ज्यादा लोग इस बात पे हैरान नहीं होंगे जब वो देखेंगे कि जो जिस स्तर के आरोप लगाए गए हैं ना ईडी के ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, उनने कहा है कि ये जो एजेंसी है ये अब एक मतलब एक तरह से पागल हो गई है, बिना इसको किसी का डर नहीं रह गया, ये रन अमॉक करना मतलब एकदम अनियंत्रित होके काम करना, ठीक है, बिना किसी की सुने, आप किसी सीनियर की भी नहीं सुन रहे, आप कानून को भी अपनी जेब में, ऐसा लग रहा है कि आपने कानून भी अपनी जेब में रख लिया हुआ है, ठीक है,
तो वो कह रहे हैं कि ईडी जो है वो रनिंग अमॉक, यानी कि वो बेलगाम हो चुकी है, वो बिना बिल्कुल अनियंत्रित तरीके से काम कर रही है। और ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो स्टेट ऑफिसर्स को थ्रेटन कर रहे हैं, डरा रहे हैं इन एन एलिजिड बिड टू इम्प्लीकेट द स्टेट्स चीफ मिनिस्टर। और ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब एक प्रयास के तौर पे किया जा रहा है, कथित तौर पे, मतलब जो ओपोनेंट है उनका कहना है कि ये एक प्रयास है जो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, उनको इम्प्लीकेट करने के लिए, उनको फंसाने के लिए। ठीक है, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। These charges may or may not be accurate, but the core problem is that the number of political adversaries under the agency's adverse notice is unusually high। बोल रहे हैं कि अब हो सकता है कि ये चार्जेस गलत हो सकता है सही हो। ठीक है, अभी हम इस बारे में शुरुआत में ही कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो मुख्य प्रॉब्लम है वो ये है कि जो जितने पॉलिटिकल विरोधी हैं एजेंसी की नोटिस के अंदर, एजेंसी के अनफेवरेबल नोटिस के अंदर, मतलब एजेंसी के जो हिट लिस्ट है ना कि अगला नंबर इनका, अगला नंबर इनका, उसमें ज्यादातर ओपोनेंट वाले पार्टी के ही लोग हैं, विरोधी पार्टी के ही लोग हैं, और ये बहुत ज्यादा हाई नंबर में है, जो कि एक चिंता का विषय है। ठीक है, जिससे मतलब जो ऑपोजिशन वाले इनका नाम उछाल रहे हैं कि ईडी अपने मन से काम कर रहा है या पॉलिटिकल बायस में काम कर रहा है, वो एक तरह से सच होता दिखाई दे रहा है। A major complaint from the opposition concerns the alleged politicization of the investigations and the personal heading the agency। बोल रहे हैं कि जो मेजर मुख्य कंप्लेन है वो ये है कि वो इस तरफ इशारा करती है, चिंता जताती है कि हम जो है इस इन्वेस्टिगेशंस का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको कहा ना पॉलिटिकली बायस्ड लग रही है ये। ठीक है, तो राजनीतिकरण कर रहे हैं, और जो व्यक्ति, जो पर्सन इस एजेंसी को हेड कर रहे हैं वो भी एक कंसर्न का मुद्दा है। ठीक है, ऐसा उनका कहना है। Some parties fear that the money laundering law is being used for a political witch hunt। witch hunt क्या होता है? जैसे हॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर विचेस का आता है, वो उनको ढूंढने के लिए एक हंटर टाइप नहीं होता, वो उनकी पोशाक भी बड़ी अजीब सी होती है, लॉन्ग कोट सा। अब इतनी चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, इतना लॉन्ग कोट पहन के कौन घूमता है, और इतना लॉन्ग कोट पहन के कोई विच के साथ में फाइट कैसे कर सकता है, बट वो करते हैं। विच हंट मतलब पॉलिटिकल विच हंट, मतलब कि आप उन अपने ओपोनेंट्स को पकड़ पकड़ के ना उनके मतलब एक तरीके से इस स्थिति में ला पा रहे हैं कि वो कुछ कर ना पाए, आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन ना ले पाए, आपके अगेंस्ट में कुछ कर ना पाए। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि कुछ पार्टीज ये डर रही हैं, ये आरोप लगा रही हैं या डर रही हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है उसको गलत तरीके से पॉलिटिकल विच हंट के तौर पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दैट मे अट्रैक्ट अ मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब over and above the police investigation into them is quite long। कि जो लिस्ट है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर में कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं, कौन कौन से चीजें आती हैं, अपराध आते हैं, तो इसकी लिस्ट जो है वो काफी लंबी है। ठीक है, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस भी लगाना है तो आपको उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चाहिए, बट वो तो की नहीं जा रही, सीधा ईडी आ जा रही है और ईडी ही अपनी कार्रवाई कर रही है। Corruption allegations being quite common against politicians holding public office। अब बोलते हैं कि करप्शन की बात करना तो ये एक तरीके से पॉलिटिशियंस के बीच में बड़ी आम सी बात है। ठीक है, जो लोग सत्ता में है, सत्ताधारी हैं, वो लोग मतलब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। जो अभी सत्ता में है वो अभी जो दूसरे ऑपोजिशन वाले हैं वो अभी उनके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, और जब वो खुद सत्ता में होंगे तब जो अभी सत्ता वाले हैं वो उनके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। ये तो हमने बहुत आम चीजें देखी हुई हैं। कई मीम्स भी बने कि स्मृति ईरानी खुद गैस की बढ़ती कीमतों के बारे में बहुत ज्यादा जोर शोर से डिमांड्स कर रही थी कि कांग्रेस सरकार इस्तीफा दे, और अब जब बीजेपी ने इतने ज्यादा गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए हैं तब स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोल रही, वो कह रही है कि अफोर्ड कर सकते हैं। राइट, तो बहुत ज्यादा मीम्स भी बनते हैं इनके ऊपर कि भाई आपके जब आप सरकार में है तब कुछ और बोलते हैं और जब आप विपक्ष में तब कुछ और बोलते हैं। Each time a scam or a scandal is uncovered, जितनी बार भी कोई स्कैम या स्कैंडल सामने आता है, the ED follows closely on the heels of the agency
कंडक्टिंग द एंटी करप्शन प्रोब। बोल रहे हैं कि ईडी बहुत ही बारीकी से जो उसके बाद होने वाली घटनाएं हैं उनके ऊपर नजर रखता है, ठीक है। और उन एजेंसीज के ऊपर भी जो एंटी करप्शन प्रोब यानी कि एंटी करप्शन की कार्यवाही करते हैं, ठीक है, एंटी करप्शन के केसेस सॉल्व करते हैं, उनके ऊपर भी नजर रखता है। टू रजिस्टर अ सेपरेट केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ताकि वो अलग से एक केस फाइल कर सके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? काले धन को सफेद बनाना इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में एक और केस भी दर्ज करते हैं, ठीक है। While there is no problem with a stringent law on the subject, its executors have to be cautious about excessive zeal and expansion proofs without identifying specific payoffs। बोल रहे हैं कि हालांकि इतने कठोर जो नियम है, लॉज हैं, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमें इनसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो इसको एग्जीक्यूट करने वाले यानी कि इनके प्रबंधक हैं जो इनको आगे लागू करेंगे, उनको इस बात में सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ में काम ना करें, बहुत ज्यादा उत्साह ना दिखाएं किसी को अरेस्ट करने में, ठीक है। एंड एक्सपेंसिव प्रूफ यानी कि अपना जो व्यापक है, आपका जो केस जो बड़ा व्यापक है वो ना दिखाएं, ठीक है, बिना आइडेंटिफाई किए कि इसका लाभ क्या है या इससे हानि क्या हो सकती है। और फॉलोइंग अ मनी ट्रेल, या फिर आप किसी मनी ट्रेल को, धन की गतिविधि के इतिहास को ना पकड़ रहे हो, ठीक है, तब तक आपको ज्यादा वो नहीं दिखाना चाहिए कि ओह चलो चलो पकड़ते हैं जाके इसको, ठीक है, बिकॉज वो सीधा आपके ऊपर भी ऑपोजिट पड़ सकता है। द करंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट वॉज अपॉइंटेड फॉर अ 2-year टर्म इन 2018। जो अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हैं वो 2018 में केवल 2 साल के लिए चुने गए थे, बट कंटिन्यूज टू दिस डे। बोल रहे लेकिन वो अभी तक भी सत्ता मतलब अभी तक भी पद पर बने हुए हैं। थैंक्स टू एक्सटेंशंस एंड अ चेंज इन लॉ गवर्निंग सच एक्सटेंशंस। और ये किस लिए हुआ है? क्योंकि एक्सटेंशंस मिल जा रहे हैं आजकल, ठीक है, और जो लॉ थे जिनके तहत में एक्सटेंशंस गवर्न किए जाते थे कि कितने टाइम पे मिलना चाहिए, कितने टाइम पे नहीं मिलना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या क्राइटेरियन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, उन लॉज को भी चेंज कर दिया गया है। द गवर्नमेंट has now assured the Supreme Court that he will not continue beyond November 23। लेकिन अभी जो बीजेपी की सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि 23 नवंबर के बाद में वो आगे पद नहीं संभालेंगे, यानी कि 23 नवंबर को वो रिटायर कर दिए जाएंगे। The government often says the agency is only doing its duty and holding lawful investigations। और सरकार बार बार इस बात को भी बोल रही है कि ये जो एजेंसी है ईडी, ये अपना काम कर रही है, अपना फर्ज निभा रही है, और सब कुछ अपना जो भी काम कर रही है वो लॉफुल तरीके से, यानी कि हर एक लॉ के तहत में ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बट द परसेप्शन ऑफ अदर्स इज अनलाइकली टू बी पॉजिटिव। लेकिन दूसरों का जो ख्याल है इस बारे में, दूसरों के जो विचार है इस बारे में, वो सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। इन द बैकड्रॉप ऑफ द वे इट कंट्रोल्स द एजेंसी लीडरशिप, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि सामने उनके संदर्भ है कि उन्होंने कैसे एजेंसी के जो लीडर को कंट्रोल कर रखा है, कि सिर्फ 2 साल के लिए बनाए गए थे 2018 और 2019, 20 में रिटायर होना चाहिए था। मान लिया कोरोना भी आ गया तो 21 में कोरोना हट चुका था, 22 में कोरोना, अभी 23 तक वो चले हुए हैं। दैट मीन्स इसमें गवर्नमेंट की भी कोई ना कोई मंशा है, ठीक है। तो क्योंकि उनका जो टेन्योर है वो इतना ज्यादा एक्सटेंड किया गया, तो कह रहे हैं कि क्योंकि हमें दिख रहा है, हमें साफ साफ संबंध स्थापित हो रहा है कि गवर्नमेंट ने उसको कैसे कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। तो ये था सारा का सारा पैसेज। आई होप आपको पैसेज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द पैसेज which of the following statements best captures the Supreme Court's message to enforcement directorate। कह रहे हैं पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मैसेज दिया है ना, वो स्टेटमेंट साफ करती है, जाहिर करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मैसेज दिया। देखते हैं। द ईडी should focus only on investigating political opponents of the current regime।
बोल रहे हैं कि करंट सत्ताधारी सरकार के जो ओपोनेंट हैं, पॉलिटिकली जो उनके ओपोनेंट हैं, ईडी को केवल और केवल उनकी इन्वेस्टिगेशन करने पर ध्यान देना चाहिए, जो कि गलत है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जब आप पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की छानबीन करें तब आपको और सतर्क होना पड़ेगा, थोड़ा कार्रवाई को और सही तरीके से किया जाना चाहिए। The ED is doing a commendable job of maintaining fear among those being investigated. बोल रहे हैं कि ईडी बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों के अगेंस्ट में वो कार्यवाही कर रहे हैं, जिन लोगों के अगेंस्ट में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके मन में उन्होंने डर पैदा कर रखा है, और जो कि बहुत अच्छी बात है, जबकि ये गलत है। अगर आप उनके मन में डर पैदा करेंगे तो कोई भी आपका इन्वेस्टिगेशन को सही नहीं मानेगा, राइट? The ED should conduct investigations in a manner that does not incite fear even when the cause is bona fide. बोल रहे कि ईडी को इस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि आप जिनके अगेंस्ट में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके मन में डर नहीं होना चाहिए, चाहे कॉज कितना ही सही हो, मतलब कितना ही ओरिजिनल जेन्युइन कॉज हो, फिर भी आपको उनके मन में डर नहीं पैदा होने देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डर पैदा होगा तो वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए यही बोलेंगे कि भाई दूसरे ने ना हमें झूठे आरोप में फंसाया है। The ED has failed its duty because of the unusually high number of political adversaries under its adverse notice. बोल रहे हैं कि ईडी ने बहुत बुरी तरह अपनी ड्यूटी करने में फेल हुए हैं, क्योंकि जो उनके नोटिस के अंदर में लोग आते हैं वो ज्यादातर पॉलिटिकल एडवर्सरीज यानी कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ही हैं, इसलिए वो ईडी फेल हो चुका है। जो जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है माना कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है, बट दूसरे व्यक्ति भी हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जिनके ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं, और ये हो सकता है कोइंसिडेंस हो। ठीक है, तो अभी हम इस बारे में कुछ भी कह नहीं सकते। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the passage, why has the Supreme Court cautioned the Enforcement Directorate? बोले पैसेज के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने किस बात की चेतावनी या क्यों चेतावनी दी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को? उन्होंने चेतावनी क्यों दी? क्योंकि वो चाहते थे कि जो एजेंसी है वो अपने लॉज के बाहर जाके कोई भी काम ना करे, ज्यादा जील के साथ में काम ना करे, जिससे कि क्या लगे कि वो जानबूझ किसी को फंसाना चाह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज द एजेंसी इज नॉट कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ईडी कोई इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहा है, तो अगर कर ही नहीं रहा है तो उनको चेतावनी किस बात की देंगे? बिकॉज द एजेंसी मे बी ओवरस्टेपिंग इट्स बाउंड्रीज इन देयर जील टू कंडक्ट एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन, कि बहुत ही विस्तृत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो ये ईडी है, ये बाउंड्री जो एक लॉज की बाउंड्री बनाई हुई है उसके बाहर जाके एंथुजियाज्म के साथ में काम कर रही है। ठीक है, जिज्ञासा के साथ में या उत्सुकता के साथ में काम कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए, जिसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उनको चेतावनी दी। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following best describes the tone of the passage? अब कैसी टोन है पैसेज की? पैसेज की टोन जॉयफुल है, खुश है, वो क्रिटिकल है कि वो कमियां निकाल रहे हैं या किसी को गलत बोल रहे हैं, न्यूट्रल है कि ना उनका पक्ष में ना विपक्ष में कोई मत है, या फिर एंथुजियास्टिक है, बहुत ही ज्यादा उत्सुक है किसी चीज के लिए, तो उत्सुक भी नहीं है, वो है क्रिटिकल। इस पैसेज की टोन क्रिटिकल है। क्यों है क्रिटिकल? क्योंकि उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का जिस तरीके से कार्य करने का प्रणाली सामने आ रही है, और जितने ज्यादा इसमें पॉलिटिकल ओपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं फंसते हुए, तो उन्होंने इसकी निंदा करी है। ठीक है, क्रिटिसाइज करा है इस चीज को। सो ये है काफी ही ज्यादा क्रिटिकल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? अब मेन थीम क्या है पैसेज की, देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स रोल इन इन्फोर्सिंग लॉज, कि सुप्रीम कोर्ट का क्या हाथ है किसी भी नियम कायदे कानून को इन्फोर्स करने में, लागू करवाने में। देखो, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है लागू करवाना, हालांकि सुप्रीम टाइम एंड अगेन संज्ञान लेता है, बीच में कार्रवाई करता है, बिना कोई पिटिशन के भी कार्रवाई करता है। उसका पर्पस यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बीच में इंटरवीन कर सकता है और उसको ठीक करने की कोशिश कर सकता है, राइट? द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज,
कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उनका अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है सत्ताधारी पार्टियों द्वारा, जो कि सही है। ठीक है, द नीड फॉर स्ट्रॉन्गर मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, कि हमें बहुत ही कठोर मनी लॉन्ड्रिंग लॉज बनाने चाहिए। तो जो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमारा बना हुआ है ना, काफी ज्यादा कठोर है, और तभी इससे व्यक्ति डरते हैं ना कि भाई ईडी आ गई, अब तो चिंता की बात है। ठीक है, तो वो इसीलिए डरते हैं क्योंकि काफी ज्यादा कठोर है, और इस वक्त हम नए किसी उसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं इस पैसेज में, राइट। द हिस्ट्री ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये बोल रहे हैं कि इतिहास क्या है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, उसके बारे में बात की जा रही है। नहीं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट डज द इडियम रनिंग अमॉक मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। अब रनिंग अमॉक का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब आप बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल या बिल्कुल ही डिस्ट्रक्टिव वे में बिहेव करें, हिंसक या अनियंत्रित तरीके से कार्य करें, तो उसको बोला जाता है रनिंग अमॉक। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए कहा जा रहा है कि वो एकदम बिना लगाम के हमारे पीछे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लोगों को परेशान करने में लगी हुई है। ठीक है, और उनका कहना ये है कि वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बाघेल, उनको अरेस्ट करना चाहते हैं, उनको पकड़ना चाहते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। द एजेंसी इज टेकिंग अ जेंटल अप्रोच, की एजेंसी बहुत ही जेंटल अप्रोच ले रही है, बहुत ही अच्छे से इस कार्य को कर रही है, इसको इसीलिए रनिंग अमॉक कहा गया है, जो कि गलत है। द एजेंसी इज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, ये एजेंसी बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे, जो कि गलत है, इसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार लगी है। द एजेंसी इज एक्टिंग विदाउट कंट्रोल और रिगार्ड फॉर रेगुलेशंस, बोल रहे एजेंसी इस तरीके से काम कर रही है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उनके लिए उनके दिमाग में कोई इज्जत नहीं रहेगी। ठीक है, और दूसरी चीज कि वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is an antonym for the word transgressing? अब ट्रांसग्रेसिंग का मतलब होता है ट्रेसपासिंग। ठीक है, या फिर किसी दूसरे की जगह पे जाके कब्जा करना। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रांसग्रेसिंग, तो यानी कि उल्लंघन करना। ठीक है, तो अब आप किसी चीज का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या है, आप किसी चीज को मान रहे हैं, जो भी नियम बने हैं आप उनको मान रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ओबेइंग। ओबेइंग मतलब होता है कि मानना। ठीक है, एनक्रोचिंग, एनक्रोचिंग मतलब होता है कहीं पे इंट्रूड करना, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है आप उसमें बिना परमिशन के घुस गए। ठीक है, यानी कि आपने एक तरीके से उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया है। वायोलेटिंग, वायोलेटिंग का तो मतलब ही उल्लंघन होता है। और ओवरस्टेपिंग, ओवरस्टेपिंग मतलब भी एक तरीके से उल्लंघन ही होता है। ठीक है, कि आपके पास में इतनी सी बाउंड्री थी, इस बाउंड्री के आपने ऊपर ओवरस्टेप कर दिया, कि दूसरी तरफ चले गए। सो ओवरस्टेपिंग मीन्स भी ट्रांसग्रेसिंग। सो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट एज ऑल द अदर थ्री आर द सिनोनिम फॉर ट्रांसग्रेसिंग। ठीक है, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. As Simon had already been to the park, he lead the way for other children. बोल रहे क्योंकि साइमन इस पार्क में पहले भी आ चुका था, इसीलिए वो अब बाकी बच्चों के लिए रास्ता बना रहा है। ठीक है, जबकि ये घटना जो है पास्ट की है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एज साइमन हैड ऑलरेडी बीन टू पार्क। ठीक है, हैड ऑलरेडी बीन टू पार्क से हमें समझ में आ रहा है कि घटना पास्ट की है। ही, अब देखते हैं, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, गलत है। लीडिंग द वे, अगर ही इज लीडिंग द वे होता और ये प्रेजेंट का सेंटेंस होता, प्रेजेंट कंट, तो हम बोल सकते थे ही इज लीडिंग द वे फॉर अदर चिल्ड्रन। यहाँ पे लेट द वे, लेट द वे मतलब पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो लेट द वे फॉर अदर चिल्ड्रन। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 8. Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. ठीक है, पहला है profitable yielding a financial gain. ये है हमारा स्टेटमेंट मीनिंग। ठीक है, अब इसके लिए हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है। पहला ऑप्शन है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है कि आप देखो, ल्यूक्रेटिव मतलब
आपको कोई ऑफर है, बड़ा ल्यूक्रेटिव लग रहा है, यानी कि लुभाने वाला लग रहा है। लुभाने वाला यानी कि आपके लिए वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, आपको कुछ अच्छा खासा पैसा मिल सकता है इससे, ठीक है। वही चीज आपको लुभाएगी, और क्या लुभाएगा। कोई बोले कि भाई 15 घंटे मेरे पास काम करो, पैसा मैं तुम्हें एक भी नहीं दूंगा, तो क्या आपको वो लुभाने वाली चीज लगेगी, ल्यूक्रेटिव लगेगा? नहीं लगेगा। ल्यूगर, ल्यूगर मतलब एक छोटा सा शिप जिसके अंदर 2 या 3 मास्ट होते हैं। मास्ट क्या होते हैं, इस तरीके से जो कैनवस बना होता है ना, जिसके जरिए वो हवा में चलते हैं आगे, ठीक है। तो 2-3 उसमें मास्ट लगे होते हैं, वो उस शिप को बोलते हैं लुगर, ठीक है। लुडिक्रस, लुडिक्रस मतलब होता है रिडिकुलस, बहुत ही स्टूपिड, उटपटांग, हंसी दिलाने वाला, हास्यप्रद, ठीक है। और ल्यूडिट का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि नई टेक्नोलॉजी का या नए नए तरीकों का उल्लंघन करता हो काम करने के। अगर हम नए तरीके इजाद करते हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी इजाद करते हैं तो उनका उल्लंघन करता हो, ठीक है, वो व्यक्ति होता है ल्यूडिट। तो यहाँ पे देखो, उस व्यक्ति की बात भी नहीं करी जो जो उनका अपोज कर रहा है, ठीक है। ल्यूडिक्रस भी नहीं है, यानी कि रिडिकुलस भी नहीं है। यहाँ पे ल्यूगर किसी स्मॉल शिप की बात भी नहीं हो रही। तो केवल एक लुभा देने वाले आपको चीज कोई है, वो है आपका प्रॉफिट या फिर हाई यील्डिंग फाइनेंशियल गेन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू द ऑर्डिनरी मैन, अच्छा हमने इसमें एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। To the ordinary man, in fact, the pealing of bells मतलब घंटियों का शोर जो होता है, घंटियां बजाने का जो आवाजें होती हैं उसको बोलते हैं pealing of bells, is a monotonous jangle। ये बहुत ही ज्यादा मतलब मोनोटोनस कोई होती है चीज की जो आप रोज रोज करके ना बोर हो चुके हैं, मतलब अब मोनोटनी आ चुकी है। अब आपको पता है कि आपने इसके बाद ये करना है, मतलब आप उसमें एक्साइटमेंट नहीं फील कर रहे, ठीक है। तो एक मोनोटोनस जैंगल एंड न्यूसेंस बोल रहे, एक मोनोटोनस जैंगल है यानी कि शोर है, एक तरह का मोनोटोनस, बड़ा ही बोर कर देने वाला शोर है। और न्यूसेंस है, न्यूसेंस यानी कि शोर शराबा, शोरगुल, ठीक है। टॉलरेबली व्हेन मिटिगेटेड बाय रिमोट डिस्टेंस एंड सेंटिमेंटल एसोसिएशंस। तो टॉलरेबली नहीं होगा यहाँ पे कि हम ये हमारे लिए यहाँ पे जो देखो जैंगल और न्यूसेंस जो है ये हमारे नाउन्स हैं। तो हम इन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि हालांकि वो शोर शराबा लगते हैं, बट उनको हम कब टॉलरेट कर सकते हैं, तो दे आर टॉलरेबल, ठीक है। टॉलरेबल व्हेन मिटिगेटेड, जब वो बहुत दूर कहीं से आ रहे हो, बहुत दूर कहीं रिमोट एरिया से आ रहे हो, किसी दूर जगह से, या फिर हमारा उनके साथ में सेंटिमेंटल यानी कि हम इमोशनली उनके साथ में कनेक्टेड हो, ठीक है। अब होता है कि कई लोग भगवान की भक्ति करते हैं, कई लोग होते हैं मन मन में अपनी प्रार्थना कर लेते हैं, ओम जय श्री राम, कई होते हैं बहुत जोर जोर से जय श्री राम करके बोलते हैं, ठीक है। तो कोई दूसरा व्यक्ति सुनेगा, उसको हो सकता है वो अच्छा लगे, उसको हो सकता है वो ना अच्छा लगे। जिसको नहीं अच्छा लग रहा वो क्योंकि वो इतना ज्यादा खुद भक्ति में लीन नहीं होगा, या फिर वो खुद उससे साथ में एसोसिएट नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए उसको नहीं अच्छा लग रहा होगा। लेकिन जो एसोसिएट कर पा रहा होगा उसको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी में एरर है, टॉलरेबली की जगह टॉलरेबल आएगा। ओके ओके। द इंक्रीजिंग mechanization of life have led us farther away from daily contact with nature and the craft of the farm। बोल रहे कि जितना जितना हम अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए मशीन्स के ऊपर, यानी कि मशीन्स के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, तो उससे क्या हुआ है, अब द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, ये एक सिंगुलर वर्ड है, देखो ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। तो अब इसके साथ में जो वर्ब यूज होगा हैव, वो भी तो सिंगुलर ही यूज होगा ना। द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैज लेड अस फर्दर, इसने हमें अपने नेचर से, उसके टच में रहने से और ज्यादा दूर कर दिया है। द क्राफ्ट ऑफ द फार्म, नेचर से, और जो फार्म्स की, खेतियों की जो क्राफ्ट है, आर्ट है, ठीक है। हम हर चीज के लिए आजकल बोल देते हैं कि ये एक आर्ट है, पेन को रोटेट करना फिंगर्स के ऊपर ये एक आर्ट है। तो वैसे ही खेती बाड़ी करना भी एक आर्ट है, ठीक है। तो बोल रहे कि हमें ये जो आर्ट है, ये जो कला है, इससे दूर ले गया। तो यहाँ पे आपको पता चल गया हैव की जगह हैज आएगा, क्यों, क्योंकि सिंगुलर वर्ड के साथ में सिंगुलर वर्ब ही आता है।
at a dash virtual meeting of the quadrilateral security dialogue or quad। बोल रहे हैं एक वर्चुअल मीटिंग हुई क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग करके संस्था है उसके अंदर, या जिनको दूसरे तरीके से क्वाड भी बोला जाता है। क्वाड मतलब चार, जिसके चार कोने हो, ठीक है। क्वाड कंप्राइजिंग इंडिया, द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, जिसमें क्वाड का कौन कौन हिस्सा है? इंडिया, द यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों इसका हिस्सा है, ठीक है। लीडर्स डिस्कस्ड द क्राइसिस ऑफ रशिया's invasion of Ukraine along with more traditional topics of interest for the dialogue। बोल रहे हैं कि जो लीडर्स हैं उनने क्या किया, उनने रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन करा है, आक्रमण करा है, उसके बारे में चर्चा की गई, ठीक है। और बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल जो टॉपिक्स हैं उनको भी उनके बारे में भी चर्चा की गई, with more traditional topics of interest for the dialogue, ठीक है, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी अक्रॉस द इंडो पैसिफिक, जिसमें कि इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसमें टेरिटोरियल और मैरिटाइम यानी कि समुद्री जगह पे भी सुरक्षा ज्यादा बढ़ाई जाए और जमीन पे जो सरहदें हैं उन पे भी सुरक्षा ज्यादा बढ़ाई जाए, इसके बारे में भी चर्चा की गई, ठीक है। इन द जॉइंट स्टेटमेंट इशूड आफ्टर द समिट, अब समिट, कोई भी समिट पास होता है उसके बाद में एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया जाता है। तो ये जो जॉइंट स्टेटमेंट था ऑफ द फोर नेशंस द्वारा जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें रीअफर्म यानी कि दोबारा से इस बात को कंफर्म किया गया कि हमारे जो कमिटमेंट्स हैं टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक का जो एरिया है वो फ्री है सबके लिए और सबके लिए ओपन है, यानी कि सबको एक्सेसिबल है, इन विच द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स इज रिस्पेक्टेड। बोल रहे हैं कि जिसमें हम सभी देशों की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, एंड कंट्रीज आर फ्री फ्रॉम मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसर्न, और कंट्रीज को इस बारे में कोई भी सैन्य तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। The latest Quad meeting was in part likely motivated by the concern of US। बोले जो इस बार की जो मीटिंग हुई क्वाड की उसमें ज्यादातर मतलब हमें ऐसा लगा कि ये ज्यादातर जो भी मीटिंग की चर्चा हुई वो जिन बातों पे यूएस चिंतित है, ऑस्ट्रेलिया चिंतित है या जापान चिंतित है उनके बारे में बात ज्यादा हुई। that India in not dash condemning Russian President Vladimir Putin's decision to launch a ground offensive across the Russia-Ukraine border। बोल रहे कि जिसमें इंडिया ने जहां रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को गलत नहीं ना बोला था कि हाँ वो गलत कर रहे हैं कुछ, है ना। इंडिया ने, आपको पता है, अभी तक ना रशिया के पक्ष में विपक्ष में ना यूक्रेन के पक्ष विपक्ष में बोला है, बल्कि बस हाँ ये जरूर कहा है कि जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की जा रही थी तो इंडिया ने उन सैंक्शंस का सपोर्ट नहीं करा, और जब यूक्रेन के साथ में अपनी सहानुभूति उनने बताई, यानी कि दोनों का ही ना गलत स्टेटमेंट दिया ना पॉजिटिवली उनके साथ आए, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जब इंडिया ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की निंदा नहीं करी ना तो उस टाइम के बाद में ये डिसीजन टू लॉन्च अ ग्राउंड ऑफेंसिव अक्रॉस, जो इनका डिसीजन था कि हम पूरी तरीके से रशिया यूक्रेन बॉर्डर को हथिया लेंगे, ठीक है, टू बॉम्ब यूक्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, और यूक्रेन की इमारतों पे, बिल्डिंग्स पे हम बॉम्ब्स गिराएंगे, माइट नॉट बी on the same page as the other quad members vis-a-vis this conflict। बोल रहे हैं कि ये सब एक ही पेज पे नहीं हो सकते, जैसे कि हमने देखा है कि बाकी क्वाड मेंबर्स जो हैं वो भी इस कंफ्लिक्ट में कुछ ना कुछ भागीदारी रखेंगे, राइट। They have not only condemned Russia's aggression but also have dashed Kremlin elites। बोल रहे हैं कि इन्होंने ना सिर्फ रशिया ने जो इतना एग्रेसिव कार्रवाई की उसकी निंदा करी, बल्कि इन्होंने क्या किया, क्रेमलिन एलाइट्स क्या बोलते हैं, जो दो चीजों के लिए, एक तो जो मॉस्को रशिया की राजधानी है वहां पे जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लोगों के लिए यूज किया जाता है, या फिर ये उन लोगों के लिए भी यूज किया जाता है जो वहाँ के बड़े पॉपुलर फेमस लोग हैं जो कि सत्ता को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस
लिंक्ड टू देम, और इनके साथ जुड़ी हुई संस्थाओं के लिए भी उनने कुछ कहा। तो जहां पे पहले में बात हो रही है कि उन्होंने रशिया को निंदा करी, तो सेकंड में भी नेगेटिव वर्ड ही होगा, क्रेमलिन एलाइट्स के लिए क्या कुछ नेगेटिव किया होगा। तो लिंक टू देम विद क्रिपलिंग सैंक्शंस, और इनके ऊपर हमने क्या लगाने की कोशिश करी थी, सैंक्शंस लगाने की कोशिश करी थी, ये उम्मीद करते हुए कि इससे रशिया जो है वो अलग थलग पड़ जाएगा और वो हार मान लेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिया contrarily has abstained from the 3 UN resolutions condemning Russia, जबकि इंडिया ने इन सबके विपरीत क्या किया है, जो 3 रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं यूएन में जिसमें रशिया की निंदा की गई है, इंडिया ने अपने आप को उन तीनों रेजोल्यूशन से दूर रखा, यानी कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हम नहीं करना चाहते इसको साइन, ठीक है, उन्होंने अपने आप को दूर रखा इस चीज से। There is also a dash difference on the Russia-Ukraine issues in terms of individual readouts. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक डिफरेंस भी सामने आया। किस तरीके का डिफरेंस? बहुत अच्छा खासा या विजिबल डिफरेंस, या बहुत ही कम डिफरेंस नजर आया, ठीक है, मतलब कुछ उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, डिफरेंस की क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है, कितना लेवल का डिफरेंस था। ऑन रशिया यूक्रेन इशू इन टर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल रीडआउट्स ऑफ द क्वाड मेंबर, यानी कि जब ये तो ज्वाइंट मीटिंग की बात होगी, अब ज्वाइंट स्टेटमेंट की बात होगी, लेकिन जब इन चारों ने अपने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दिए, तब उनने क्या कहा कि उनके जो रीडआउट्स थे उससे पता चल रहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर पर भी सभी का जो मत है वो अलग अलग है, सभी का ओपिनियन जो है वो अलग अलग है, ठीक है। While US, Australia and Japan directly called dash Russia's attempt to unilaterally force changes to the status quo in Ukraine, बोल रहे हैं कि जहां एक तरफ जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने क्या किया, कॉल आउट किया होगा, यानी कि उनको गलत बोला, रशिया को उनके अगेंस्ट में बोला, रशियाज अटेम्प्ट टू, जिसमें रशिया ने सिंगल हैंडेडली यानी कि इकलौते तौर पर फोर्स कर दिया यूक्रेन को अपना स्टेटस क्यों चेंज करने के लिए। उनने कॉल आउट करा रशिया के जो भी अटेम्प्ट्स थे यूक्रेन का स्टेटस जो था पहले का उसको चेंज करने के, उनकी बाउंड्रीज को मैनिपुलेट करने के, ठीक है, उनके बारे में चर्चा की गई। और क्या बताया गया कि हम प्रॉमिस करते हैं और कसम खाते हैं कि इस तरीके के इंसिडेंट दुनिया में कहीं भी होने नहीं देंगे, ठीक है, ये उन्होंने बोला कि ये हमारी कसम है। ओके, अगर एनीवेयर इन दी इंडो पैसिफिक, हमने बोल दिया कि इंडो पैसिफिक में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जो इंडिया का रीड आउट है, यानी कि इंडिया का जो फाइनल रीड आउट है, उसमें केवल और केवल यूक्रेन को मोटे मोटे तौर पे रेफरेंस दिया गया है, यानी कि उसको बहुत बारीकी से नहीं पढ़ा गया, ठीक है, उसको केवल रेफरेंस दिया गया यूक्रेन का इन द कंटेक्स्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग न्यू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग, और वो ये कहना चाहते हैं कि हमें और नए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बनाने की जरूरत है एंड डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म फॉर दिस कॉज, और इसके लिए हमें एक डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है सारा का सारा पैसेज। अब चलते हैं एट अ डैश वर्चुअल मीटिंग। अब किस तरीके की वर्चुअल मीटिंग हुई होगी, स्नैप मतलब होता है सडन, ठीक है, एकदम अनअनाउंस्ड स्पॉन्टेनियस, तो ऑब्वियसली बात है स्नैप वर्चुअल मीटिंग होगी, एकदम सडन मीटिंग हुई, ठीक है। अनवायबल का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। अरेना मतलब होता है अखाड़ा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए स्नैप इज करेक्ट। एट अ स्नैप बहुत ही आनंद फानंद में हुई वाली मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, ठीक है। जो लेटेस्ट क्वाड मीटिंग हुई उसमें ज्यादातर जो चीजें थी वो मोटिवेटेड लगी यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मंशा से, ठीक है, उनके कंसर्न से, उनकी जो भी चिंता थी, जिसमें कहा गया कि इंडिया ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की निंदा नहीं करी, ठीक है, और पुतिन की उनका जो डिसीजन था कि जो उनने पूरे तरीके से चारों तरफ से हमला बोल दिया रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर, ठीक है, और जिसमें उन्होंने ये भी फैसला दिया कि यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बॉम्ब गिराया जाए, might not be on the same page as the other quad members vis-a-vis this conflict। तो इस conflict के मद्देनजर रखते हुए इंडिया का जो डिसीजन है या इंडिया का जो
नजरिया है वो बाकी क्वाड मेंबर से मेल नहीं खा रहा, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया होगा, इंडिया ने नहीं कंडेम नहीं किया। किस तरीके से कंडेम नहीं किया? एक्सप्लिसिटली कंडेम नहीं किया। एक्सप्लिसिटली मतलब ओपनली, ठीक है, ओपनली कंडेम नहीं किया। एलाय, एलाय मतलब होता है कि आपके जो पार्टनर्स हैं, सहयोगी हैं, ठीक है। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी मतलब कि आपको बहुत ज्यादा असुरक्षित फील हो रहा है। एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मतलब कि ओपनली। और ट्रेजेडी मतलब कोई दुखद घटना, कोई दुखद कोई पल हुआ हो, ठीक है, वो ट्रेजेडी। सो यहाँ पे ऑप्शन सी एक्सप्लिसिटली इज करेक्ट। दे हैव नॉट ओनली कंडेम्ड रशिया अग्रेशन बट हैव ऑल्सो डैश क्रेमलिन एलाइट्स। बोल रहे इन्होंने ना केवल रशिया के एग्रेशन की निंदा करी है, बट इन्होंने क्रेमलिन एलाइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन और उन संस्थाओं को जो कि इनके साथ लिंक करती हैं किसी भी तरीके से, उनको क्या किया, लिंक टू देम विद, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की गई। तो पहली चीज है स्लैप किया, स्लैप्ड। स्लैप्ड मतलब होता है कि थोपा, कि क्रिमिनल एलाइट्स के ऊपर थोपा गया। और दूसरा है डिप, डिप मतलब होता है कमी आना। रीप, रीप मतलब होता है हार्वेस्ट करना। और सेटल मतलब होता है कि एक जगह पर ठहराव फील करना, सेटल हो जाना, ठीक है। सो यहाँ पे क्रिमिनल एलाइट्स को स्लैप किया गया और उन ऑर्गेनाइजेशंस को कि उनके ऊपर हम लोग सैंक्शंस लगाएंगे। देयर इज ऑल्सो अ डैश डिफरेंस ऑन द रशिया यूक्रेन इश्यूज। अब क्या होगा डिफरेंस? प्रेडिक्टेबल डिफरेंस होगा, हुबल या कंसिडरेबल या स्क्रैम्बल? चलिए लेट्स सी। पहला है प्रेडिक्टेबल, जिसका मतलब है आप किसी चीज को अनुमानित कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज का अनुमान लगा रहे हैं, वो हो गया प्रेडिक्टेबल। हुबल, हुबल मतलब होता है बाधा डालना या लड़खड़ाना, ठीक है। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल मतलब होता है सब्सटैंशियल, लार्ज, एक्सटेंसिव, यानी कि काफी। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल मीन्स संघर्ष करना। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा होगा, देयर इज ऑल्सो डैश डिफरेंस। तो कंसिडरेबल यानी कि काफी बड़ी मात्रा में डिफरेंस है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक फ्रेजल वर्ब है, while the US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान डायरेक्टली आउट, कॉल्ड आउट। इसका मतलब होता है किसी चीज को किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ भी गलत बात ना कहे, ठीक है। while the US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान डायरेक्टली कॉल्ड डैश रशिया's attempt to unilaterally force changes। बोल रहे हैं कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने डायरेक्टली क्या किया, कॉल आउट किया, कॉल इन किया, कॉल ऑफ किया, कॉल अगेंस्ट किया। तो यहाँ पर आएगा कॉल आउट, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें बोला जाता है कि आप किसी को किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेटली उनको रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करने पे या फिर रशिया के अगेंस्ट में बोलने पे तो कॉल्ड आउट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि किसी को क्रिटिसाइज करना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द कांग्रेस dispensation has claimed that ED is acting at the behest of its political masters। बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पार्टी का भी ये क्लेम है कि जो ईडी है वो अपने पॉलिटिकल मास्टर के आदेश अनुसार कार्य कर रही है एंड कंडक्टिंग अ कंप्लीटली बायस्ड इन्वेस्टिगेशन। और जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो कंप्लीटली बायस्ड है, यानी कि has been accused by the Chhattisgarh government of trying to implicate the chief minister of a money laundering case। इसमें ईडी कह रही है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ईडी के ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि ईडी जो है उनके चीफ मिनिस्टर को इम्प्लीकेट यानी कि फंसाने की कोशिश कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिसमें 2000 करोड़ का लिकर स्कैम शामिल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट दीज एक्शंस आर premeditated, designed to create instability in छत्तीसगढ़। बोल रहे हैं सरकार के अनुसार ये जो एक्शंस हैं ये सोचे समझी साजिश है छत्तीसगढ़ की सरकार के अगेंस्ट में, ताकि वो वहां पे इंस्टेबिलिटी ला सके। Sounding a cautionary note, the Supreme Court has told the Enforcement Directorate not to create an atmosphere of fear।
while observing that even a bona fide case becomes suspect when the agency does that. अगर कोई जेन्युइन केस भी हो तो भी एजेंसी जो है इसको हमारे तो भी एजेंसी का ये जो रवैया है ये इसके ऊपर सवाल खड़े कर देता है, ठीक है। सो सबसे पहला तो हो गया स्टेटमेंट एस, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पे क्या है इंट्रोडक्शन किया गया है, जो भी सेंट्रल फिगर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनका मेंशन करके, ठीक है। ये हो गया एक। दूसरा है कि ईडी के ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार ने ये आरोप लगाया है कि वो हमारे चीफ मिनिस्टर को फंसाना चाहते हैं 200 करोड़ के मनी लिकर स्कैम में, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड। The Congress dispensation has claimed that the ED is acting at the behest of its political masters. ये हो गया हमारा थर्ड स्टेटमेंट। और फोर्थ स्टेटमेंट ये हो गया कि according to the state government these actions are premeditated, designed to create instability in छत्तीसगढ़। तो हमारे ऑप्शंस बन रहे हैं एस क्यू पी आर, ठीक है। एस तो बी और डी को तो एलिमिनेट कर दो, एस पी क्यू और एस क्यू पी आर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। A global study on the impact of growing up with a smartphone confirms the downside ऑफ एन अर्ली डिजिटल इम्प्रेस। बोल रहे हैं कि एक ग्लोबल स्टडी सामने आई, ठीक है, जिसमें ये बताया गया कि शुरुआत के बहुत ही अर्ली स्टेज में मतलब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, अगर हम अर्ली स्टेज है ग्रोइंग ईयर्स है उनके, उस टाइम पे अगर हम उनके हाथ में मोबाइल फोन्स या डिजिटल चीजें तो कुछ दे देंगे तो उनका इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है बच्चों की ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। ये चीज कंफर्म करनी है उनने। On every parent's mind is whether the child is getting exposed to risks such as addictive social media, cyberbullying और inappropriate content। हर एक पेरेंट के दिमाग में ये बात है कि क्या उनका बच्चा इंटरनेट यूज करते टाइम ऐसी चीजों के संपर्क में तो नहीं आ रहा, जैसे कि सोशल मीडिया का एडिक्शन तो नहीं हो जा रहा उसको, साइबर कोई बुली तो नहीं कर रहा साइबर उसको, ठीक है, या फिर कोई वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट तो नहीं देख रहा, ठीक है। Parents fretting over children finding fiddling with their mobile phones have a difficult choice to make। बोल रहे हैं कि वो पेरेंट्स जो बच्चों की ये थोड़ी देर या थोड़ी से ज्यादा देर मतलब कितनी भी टाइम के लिए मोबाइल फोन के साथ खेलने वाली जो आदत है इससे चिंतित होते हैं। मोबाइल फोन्स हैव अ डिफिकल्ट, और इनको बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस करना हो जाता है कि वो क्या चूज करें। यहाँ पे फर्स्ट बन रहा है आर, ठीक है। इसके बाद बन रहा है एस की बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं बच्चों की हैबिट्स को लेके, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्यू और एंड में आता है पी। सो ये बन गया हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समुद्रगुप्त टारगेट्स मैरीटाइम ट्रैकिंग ऑफ ड्रग्स सोर्स्ड फ्रॉम प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम अफगानिस्तान। बोल रहे समुद्रगुप्त जो है वो केवल मरीन के रास्ते यानी कि समुद्र के रास्ते जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग की जाती है उसको टारगेट करता है, जो कि मुख्य तौर पर अफगानिस्तान के जरिए आती है, ठीक है। द सीजर ऑफ अराउंड 2500 kg of high purity methamphetamine, also called crystal meth, off the Kochi coast has set a record of sorts in terms of monetary value। बोल रहे हैं कि जो हमने 2500 kg एक मेथाम्फेटामाइन करके ड्रग पकड़ी है जिसको क्रिस्टल मेथ भी कहा जाता है, और ये कहाँ पकड़ी है, कोची कोस्ट के बाहर, कोची कोस्ट पे पकड़ी है। हैज सेट, इसने एक रिकॉर्ड बना दिया है ऑफ सॉर्ट्स इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, कि ऐसी चीजें ऐसी पदार्थ जिनके मनी के तौर पर इतनी ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। यानी कि ये जो मेथा 2500 किलो, ठीक है, जहाँ पे एक एक ड्रग जो है 20-20 25-25 हजार में मिलता है, वहां पे 2500 किलो कितना ज्यादा ड्रग है। तो इतनी भारी मात्रा में वहां पे पकड़े जाना और वो भी अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, वहां पे पकड़ा गया है। इट्स अ मेजर अचीवमेंट फॉर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड द इंडियन नेवी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक, किस किस के लिए,
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि इन दोनों के जॉइंट ऑपरेशन से ही ये पकड़े गए थे। ठीक है। द ड्रग बस अंडर ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ये जो ड्रग्स पकड़े गए ये एक ऑपरेशन था समुद्रगुप्त, उसके तहत में पकड़े गए। हैव बीन एन आई ओपनर इन टर्म्स ऑफ द स्केल ऑफ इलीगल ट्रेड, और इसने ये एक तरीके से हमारी आंखें खोलने वाला एक इंसिडेंट था, जब हमें पता चला कि इलीगल ट्रेड कितने बड़े पैमाने पे हो रहा है। 2500 किलो आसान बात नहीं है। ठीक है। द स्मगलिंग मेथड्स एंड न्यू रोड्स बीइंग यूज्ड, और किस किस बात पे हमारी आंखें खुली कि सबसे पहली बात तो किस स्केल पर इलीगल ट्रेड हो रहा है वो पता चला। दूसरी चीज, जो ये लोग नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, नए नए मेथड इजाद कर रहे हैं स्मगल करने के चीजों को। ठीक है। और तीसरी चीज, जो नए नए रास्ते ये लोग ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं वो, ठीक है, उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो अब सबसे फर्स्ट चीज देखो कि क्यू का यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2500 किलो जो है वो इस तरीके का ड्रग सीज किया गया है। ठीक है। और कहाँ सीज किया गया, ये ओपनिंग स्टेटमेंट होगी हमारी। ठीक है। इसके बाद आता है कि ये सब बहुत बड़ी अचीवमेंट है किस किस के लिए, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इंडियन नेवी के लिए। ये हो गया सेकंड। थर्ड आ जाता है हमारा स्टेटमेंट कि ये जो ड्रग है ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत में खोज निकाला गया। ये हो गया थर्ड। और फोर्थ है हमारा पी, फाइनली, कि ये जो समुद्रगुप्त टारगेट है ये किसको टारगेट करता है, ये मैरीटाइम ड्रग ट्रैफिकिंग को टारगेट करता है। ठीक है। यानी कि इसके तहत हम समुद्र के रास्ते जो भी अफगानिस्तान से ड्रग्स आएंगे उनको टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये हो गया 4। तो हमारे अरेंजमेंट बन रहा है QRSP। QRSP ऑप्शन बी इज करेक्ट। Self-reliance and indigenization have been the buzzwords in Indian defense sector in recent history. बोले खुद के ऊपर भरोसा करना, खुद के ऊपर विश्वास दिखाना, ये इंडियन डिफेंस सेक्टर की हिस्ट्री जो कुछ पास ही के कुछ सालों में जो इंडियन डिफेंस सेक्टर की जो हिस्ट्री रही है उसका एक हॉट गॉसिप टॉपिक रहा है। ठीक है। मतलब चर्चा का विषय रहा है। द गवर्नमेंट has been making efforts to promote the domestic defense industry. सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है कि ताकि हमारी जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है वो बढ़े, ग्रो करे। Even as the expenditure on the procurement from foreign sources have come down from 46%, बोल रहे हालांकि फॉरेन सोर्सेस से, बाहर के देशों से इसको लेकर आना, खरीदना ये काफी आसान हो गया है, काफी सस्ता हो गया है। 2018-19 में जब 46% था, अब ये ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो 36% हो गया है 2021-22 में। The demand for imports is apparently driven by the threat posed by hostile neighbors Pakistan and China. जो हमारी डिमांड्स है कि हमें इंपोर्ट कर लेने चाहिए ज्यादा चीजें, वो इस बात से ज्यादा प्रभावित होती हैं कि हमारे पड़ोसी देश जो है जैसे कि पाकिस्तान या चाइना, तो इनसे जो हमें थ्रेट्स मिलते हैं ना कि गोलीबारी करेंगे या सरहदों पे बॉम्बार्डमेंट करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है। तो nevertheless India continues to figure among the world's biggest arms importers, कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इंडिया अभी भी दुनिया भर के सबसे ज्यादा जो आर्म्स एंड एम्युनिशन यानी कि हथियार इंपोर्ट करने वाले देश हैं उनमें इंडिया का भी नाम उस लिस्ट में शामिल है। अब सबसे पहले देखो कि अभी इंडियन डिफेंस सेक्टर जो हाल फिलहाल के सालों में टॉपिक का गॉसिप का टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर बनने के लगातार प्रयास कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्यू, उसके बाद आ जाएगा एस, और सबसे लास्ट में आएगा आर। अरेंजमेंट बन रहा है PQSR। PQSR ऑप्शन डी इज करेक्ट। In some instances, it says FIRs have not been registered at all despite legal obligations. कुछ जगहों पे, कुछ मामलों में ऐसा हुआ है कि उनकी जरूरी कार्रवाई होते हुए भी कि सबसे पहले जो है FIR लिखनी है, स्टिल कई जगहों पे FIR नहीं लिखी गई थी। ठीक है।
The lack of efforts to check illegal mining in the Aravalli region has once again caught the attention of National Green Tribunal. उसको excavate करना जारी है, यानी कि उसको जमीन को हिलाना, नुकसान पहुंचाना जारी है, ठीक है। और ये जो हमारा एरिया है ये अरावली रेंज के ऊपर आता है। ये जो कमी है एफर्ट्स में, जिसमें इलीगल माइनिंग जो अरावली के रीजन में हो रही है उसके ऊपर नजर रखी जाए, रोक लगाई जाए, has once again caught the attention of the National Green Tribunal. इसने एक बार फिर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की नजर में अपने आप को केंद्रित कर दिया है, ठीक है। Its scathing criticism of the Haryana government is backed by a long list of worrisome and embarrassing lapses. बोल रहे हैं कि ये जो कड़ी तौर पे निंदा की जा रही है हरियाणा सरकार की, जिसमें कि बहुत ज्यादा लॉन्ग लिस्ट है वॉरिसम और एम्बैरेसिंग लैप्सेस की। Investigations and trials are pending for a long and relevant provisions of the law have not been added to the FIR and charge sheets. और ऐसे मामलों में जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो ट्रायल्स होते हैं, कोर्ट ट्रायल्स होते हैं, और बड़े लंबे समय तक पेंडिंग चलते हैं, और जो रेलेवेंट प्रोविजंस होते हैं लॉ के, यानी कि जो नियम है इस मसले को लेकर, जो भी नियम है उनके तहत में FIR फाइल नहीं होती, कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती, ठीक है। ये वो कहना चाह रहे हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा क्यू स्टेटमेंट, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हम यहाँ पे देखो इलीगल माइनिंग की कहाँ पे हो रही है, इलीगल माइनिंग उसकी शुरुआत की जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड हो जाएगा हमारा आर, कि हरियाणा सरकार की बहुत कड़े शब्दों में निंदा की जाती है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है वॉरिसम एंड एम्ब्रेसिंग लैप्सेस। इसके बाद में हमारा आता है पी, कि जो कुछ इंस्टेंसेस में FIR नहीं रजिस्टर की जाती सारे लीगल ऑब्लिगेशंस होने के बावजूद भी, ठीक है। ये हो गया 3। और इसके बाद आता है हमारा 4, यानी कि S, QRPS। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफी यूजर फ्रेंडली ऐप है, ठीक है। दोनों चीजों का लिंक, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।